चाहिए बिल्कुल, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जावा स्क्रिप्ट सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है आपको जावा आनी चाहिए, ठीक है। आप डायरेक्ट यहीं पे डायरेक्ट जावा स्क्रिप्ट भी सीख सकते हो। इसके बाद फ्रंट एंड में और टेक्नोलॉजी यूज होती है, जैसे कि रिएक्ट जेएस यूज होती है। रिएक्ट जेएस क्या है? यही जावा स्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है, या लाइब्रेरी बोल सकते हैं यहाँ। फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी, अब दो चीज़ आती है, फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी, इस दोनों में क्या अंतर होता है? फ्रेमवर्क जो होता है वो पूरा कंप्लीट पैकेज होता है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है जो कि फ्रंट एंड में यूज होता है, उसका नाम है एंगुलर जेएस। पता था किसी को ये सब चीज़ें? रिस्पॉन्स, अच्छा प्रिंस आए हो तुम? माइक ऑन रखो तुम अब अपना। एंगुलर जेएस किसी को पता था? यस, नो, ठीक है। कम से कम आप लोग माइक ऑन करके कोई ना रिस्पॉन्स देते जाइएगा तो मेरे को पता चलते रहता है। अच्छा, आवाज़ जा रही है सही से, समझ में आ रही है, ठीक है। जिसके बैकग्राउंड में नॉइज ना हो वो कीजिएगा। ये कहाँ चला गया? तो जावा स्क्रिप्ट का ही एक रिएक्ट जेएस भी होता है, एंगुलर जेएस भी होता है, एक होता है व्यू जेएस। ये सब क्या चीज़ फ्रेमवर्क फ्रंट एंड में यूज होती है। तो भैया क्या सारे चीज़ सीखना जरूरी होता है? तो नहीं, आपको सीखना है HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, और इसके बाद आप इन तीनों में से कोई भी एक पकड़ करके सीख सकते हो, ठीक है। अब बोलोगे बेस्ट कौन सा होता है, तो मेरे हिसाब से रिएक्ट बेस्ट होता है, किसी को एंगुलर लग सकता है, किसी को Vue.js लग सकता है, सबकी अपनी चॉइस होती है। मेरे कुछ कंडीशन थे, उस हिसाब से मेरे को React.js बहुत पसंद आया, तो मैं React.js के साथ कंटिन्यू हूँ। इसके बाद अब बैकएंड सीखते हैं। बैकएंड में किसी को कोई कोई जैसे कि जावा सीख लेता है, जावा तो जावा से कर सकता है, कोई पाइथन सीखता है तो पाइथन से कर सकता है। और कौन सी लैंग्वेज से होती है? जावा, पाइथन, PHP होती है, ठीक है। इसके बाद जैसे कि मेरा मानना है, अगर हमने जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हमने मेहनत की, मैंने यहाँ जावा स्क्रिप्ट पे मेहनत की फ्रंट एंड सीखने के लिए, तो क्यों ना मैं इसी जावा स्क्रिप्ट को मैं बैक एंड में भी यूज करूँ। तो उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए कुछ नहीं, यहाँ एक चीज़ होती है Node.js, और उसी का फ्रेमवर्क आता है Express.js। तो क्या दोनों बहुत डिफिकल्ट है? बहुत ही ईजी है। अगर आपने यहाँ जावा स्क्रिप्ट में मेहनत कर ली एक बार, तो क्या होगा, आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी इन ये चीज़ों पे सीखना, ठीक है। सेम जावा स्क्रिप्ट से आपका ये भी हो गया फ्रेमवर्क, और ये दोनों बैकएंड का भी हो गया। इसके बाद बैकएंड के साथ साथ एक चीज़ और अटैच आती है, जिसका क्या नाम है? डेटाबेस। क्या नाम है? डेटाबेस। अब डेटाबेस में क्या होता है? बहुत सारे हैं डेटाबेस के लिए भी। डेटाबेस में पहला आता है एक MySQL और MongoDB। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इसी दोनों के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। और MySQL भी मैं नहीं पढ़ता हूँ। सबसे ज़्यादा कंपेटिबल, कोई भी चीज़ हम सीखते हैं ना, तो हमको पता होना चाहिए कंपेटिबल। मतलब कंपेटिबल मतलब क्या ये सूट करेगा, ये इसके साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो अगर हमने HTML CSS जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट सीखा है, उसके साथ मैंने सीखा Node.js और Express.js, तो मैं किसको चूज़ करूँगा? मैं MongoDB को चूज़ करूँगा, क्योंकि ये इसके साथ बेस्ट कंपेटिबल है। अगर आप PHP में करते हो तो आप MySQL में जाते हो, ठीक है, डेटाबेस को यूज करते हो। अब वो किसी किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, जो फ्रंट एंड तो बता दिए भैया, ये चीज़ जो दिखता है इंटरफेस, वो चीज़ को फ्रंट एंड बोलते हैं। फिर बैक एंड किसको बोलते हैं? अच्छा, मान लो मैंने इनको विंडो चालू कर दिया और लिखा facebook.com, मैं गया। अच्छा ये बताओ, इसमें जो हम ईमेल आईडी डालेंगे, ठीक है, और पासवर्ड डालेंगे, तो क्या होगा? ये ईमेल आईडी जा करके कहाँ सर्च करेगा कि भाई ये पहले से कोई अकाउंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ या ना? आंसर चाहिए मेरे को। ये जाके सर्च करेगा। अगर हम मेरा आईडी बना हुआ रहेगा पहले से, तो बता देगा भाई आपका आईडी क्या है, पहले से एग्जिस्ट करता है। या फिर पासवर्ड गलत है तो हमको बता देगा पासवर्ड गलत है। ये कैसे करता है? ये बैकएंड में क्या करता है? चेक करता है किसके साथ? डेटाबेस में, जो पहले से क्या ये डेटा अवेलेबल है।
इस चीज़ को चेक करने के बाद क्या होता है, हम इस नतीजे पे पहुंच पाते हैं कि ये लॉगिन होगा या नहीं होगा। अगर हमने उस आईडी नहीं बना हुआ है तो हम क्या करते हैं, क्रिएट अकाउंट पे बटन दबाते हैं, फिर हम सारा चीज़ फिल करते हैं, फिर हम साइन अप करते हैं, तो ये रजिस्टर्ड होता है, फिर हम जाके क्या करते हैं, चेक करते हैं लॉगिन, हाँ या ना। तो ये होता है मेनली काम बैकएंड का और एपीआई का। बाद में फिर हम सीखेंगे एपीआई क्या होता है। और कहाँ चला गया, ये चीज़ समझ में आ गई, हाँ या यस ना। सर। अब सबसे पहले HTML सीखने की बात है। मैं पढ़ा रहा हूँ HTML से ही, जैसे मैक्सिमम लोगों का था जो HTML ही, जिनको आता है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं आता वो सीख जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो आप मेरा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच मेरे चलते हैं, तो आप वहाँ पे भी मेरे से बात कर सकते हो, वो पेड बैच होती है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं ये वेब प्रोग्रामिंग। पहले HTML पढ़ना चालू करते हैं, पहले इंटरनेट काम कैसे करता है, पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा। कहाँ चले जाता है यार, इंटरनेट काम कैसे करता है। मान लीजिए आप एक कंप्यूटर है आपका, आप हो यूजर, लिख ही नहीं पाता मैं इससे, मेरे को एक दूसरा लेना खरीदना पड़ेगा। ये क्या होता है, सर्वर, ठीक है। हम कुछ भी चीज़ अपने कंप्यूटर से सर्च करते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, सर्वर में चेक करता है क्या ये चीज़ अवेलेबल है, हाँ या ना। अगर वो अवेलेबल है तब तो वो हमको क्या करता है, आउटपुट रिटर्न दे देता है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हमने सर्च किया google.com, तो क्या हुआ, ये URL, ये एड्रेस सर्च हुआ, जैसे कि हमारे घर का कोई एड्रेस होता है उसी तरह गूगल इंटरनेट पे भी क्या होता है, ये URL होता है, ये एड्रेस होता है। ये एड्रेस जा करके वो वहाँ पे लोकेट करेगा, और उसमें जो फाइल रहेगा HTML CSS का, वो क्या करेगा, हमको HTML CSS जावास्क्रिप्ट वो हमारे रिटर्न करेगा, वही रिटर्न किया हुआ वेब पेज हमको शो करता है। समझ में आई बातें, हाँ या ना। यस। ठीक, यही होता है मेनली आपका वेब प्रोग्राम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं HTML का। अब अगर HTML की बात किया जाए तो आपको पता होगा जो HTML क्या होता है, एक स्केलेटन होता है किसी भी बॉडी का। मान लीजिए ये इंसानी आदमी है, थोड़ा हाथ भरे होने चाहिए थे, ठीक है, ये इसके 2 पाँव है। किसी भी चीज़ का जिस तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं, स्केलेटन मतलब स्ट्रक्चर, जो इसका मुंडी यहाँ रहेगा, हाथ यहीं रहेंगे, हाथ ऐसा नहीं है यहाँ से टूट करके यहाँ पे लग जाएगा अलग से, या इसके पेट के बीच से ऐसे करके हाथ निकलेगा, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, एक स्ट्रक्चर होगा। उसी स्ट्रक्चर को कौन डिफाइन करता है, HTML, ठीक है। फिर वही इंसानी शरीर में उसका कलर कैसा होगा, उसका नाक लंबा होगा कि मोटा होगा, पतला होगा, ठीक है, उसकी खूबसूरती को डिफाइन करता है कौन, CSS। और वो जिंदा है या नहीं उसको डिफाइन करता है जावास्क्रिप्ट। मतलब अगर हम इसको थप्पड़ मारे गाल पे, तो क्या यह दोबारा थप्पड़ हमें मार रहा है या दूसरा गाल आगे कर रहा है, या कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ये कैसे डिपेंड करता है, ये जावास्क्रिप्ट बताता है, ठीक है। वो क्या करता है, वेबसाइट को जिंदा बनाता है, मतलब वो रिस्पॉन्स को हैंडल करता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें आती है। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या बिना CSS बिना जावास्क्रिप्ट के कोई वेबसाइट हो सकती है, हाँ या ना। रिस्पॉन्स फास्ट प्लीज। नो सर। नो। और किसी का, मैंने पूछा क्या बिना CSS बिना जावास्क्रिप्ट की कोई वेबसाइट हो सकती है। नो सर। और कोई, सर हो सकती है बट उस लेवल की अच्छी नहीं लगेगी। अच्छी नहीं लगेगी। मैंने क्या बोला, हो सकती है या नहीं हो सकती, मैंने लेवल की बात ही नहीं की।
हो सकती है सर, मैंने की थी ट्राई। हाँ, वेबसाइट हो सकती है, ठीक है। हो सकता है उसमें कुछ ना लिखा हो सकता है उसमें एक वर्ड ही लिखा हो, 1 2 3 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन वेबसाइट हो सकती है। लेकिन क्या बिना एच का कोई वेबसाइट हो सकता है जिसमें CSS जावास्क्रिप्ट हो लेकिन HTML ना हो? तो इसका जवाब है नहीं, बिना HTML का कोई वेबसाइट नहीं हो सकती। क्योंकि अगर शरीर का हड्डी ही नहीं है तो स्ट्रक्चर बनेगा कैसे? हाँ या ना? अरे यार, ठीक है। तो ये होती है किसका, एक सेकेंड यार इसको। तो ये हो सकती है, HTML के बगैर वेबसाइट नहीं हो सकती और बिना CSS जावास्क्रिप्ट के वेबसाइट हो सकती है। आज हम उसी HTML के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो HTML कब बना था, कैसे, क्या उसका हिस्ट्री रहा, क्या रहा, हम उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना, क्या टॉपिक था, हिस्ट्री ऑफ HTML, ठीक है। चालू करते हैं, हिस्ट्री ऑफ HTML, ठीक है। हम जाएंगे, मेरा फेवरेट एक वेबसाइट था, अच्छा डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ था, Geeks for Geeks। क्या है यहाँ पे, HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये चीज़ आप लोगों को शायद पता होगी, या नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ। पतला नहीं लिख रहा है, टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर कोई पूछे कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसका जवाब है नहीं, HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। ये क्या करता है, किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसका कब से स्टार्ट हुआ था। HTML1 सबसे पहले आया था 1993 में, HTML2 आया 1995 में, HTML3 आया 1997 में और HTML4 आया 1999 में। इसके बाद बहुत बड़ा गैप आया जब HTML 4.01 आया, वो आया 2012 में, मतलब HTML4 का अगला वर्जन, ठीक है। फिर इसके बाद 2 ही साल के बाद इसमें कुछ चेंजेस करने के बाद इसको क्या कर दिया गया, HTML5 घोषित कर दिया गया और एक लॉन्च कर दिया 2014 में, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हम HTML टैग और एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, ये भी बात करेंगे, पेज स्ट्रक्चर। और मैं कुछ देखना चाह रहा था इस वेबसाइट पे है और कुछ नहीं, ये मैं भेज देता हूँ, ये वेबसाइट का लिंक, ये आपको हेल्प करेगा। अगर मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना हो, आप एक चीज़ आदत डालिएगा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने का। अगर आप वेब डेवलपर है, ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं, हर चीज़ आपको नहीं मिलेगी एज अ लेक्चर के फॉर्म में। आपको आगे जाके बहुत सारी ऐसे नई टेक्नोलॉजी पे काम करनी है जो आपको कहीं पे वीडियो नहीं मिलती रहेगी। उसका क्या मिलेगा, टेक्स्ट फॉर्म, टेक्स्ट फॉर्म मिलेगा, तो आपको पढ़ने की आदत होगी, तभी आप उसको पढ़ करके समझ सकते हैं, ठीक है। ये था HTML का एक हिस्ट्री। अब हम बात करने आगे है क्या, HTML पेज। मैं मान के चलता हूँ आप लोगों के सभी के कंप्यूटर में VS कोड इंस्टॉल होगा, हाँ या ना? उस अगर नहीं है इंस्टॉल तो आप सिंपल गूगल पे सर्च करो VS कोड। आप जैसे ही सर्च करोगे आप इस यहाँ पहुँचोगे, इस पर क्लिक करोगे, आप डाउनलोड फॉर विंडोज़ है, क्लिक करो, डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। जैसे गेम इंस्टॉल करते हैं उसको इंस्टॉल कर लेगा, बहुत ईजी है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो मेरा फ़ोन नंबर लगभग अप्रॉक्सीमेटली सभी के पास होगा, आप मैसेज कर सकते हो, आपको हेल्प कर देंगे मैं, ठीक है। अब इसके बाद HTML में पेज कैसे बनाते हैं, ठीक था। हम ये फोल्डर खोलेंगे, आज के डेट का जो फोल्डर है, हम इसमें जाएंगे, यहाँ शो मोड ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करेंगे, ओपन विथ कोड कर लेंगे। या तो आप इस तरह से VS कोड खोल सकते हो, या दूसरा तरीका है, यहाँ पे जाओ, यहाँ लिखो CMD, यहाँ CMD लिखोगे, इसके बाद CODE स्पेस डॉट लगाओगे, एंटर दबाओगे, VS कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये है फाइल बनाने का आइकन, ये है फोल्डर बनाने का आइकन, ये है रिफ्रेश का। इसका क्या यूज है अभी तक नहीं पता चला मेरे को, ठीक है। कोलैप्स करके है, मतलब फोल्डर ज़्यादा खुला होगा तो उसको, बट वहाँ आइकन आ जाता है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती नहीं है। हम हमेशा जब फाइल बनाते हैं तो index.html लिखते हैं। हम हमेशा index.html ही क्यों लिखते हैं? जब भी हम पहला फाइल बनाते हैं तो index.html लिखते हैं। कोई बताएगा, है किसी के पास आंसर?
जो हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही क्यों लिखते हैं, जनरली लिखते हैं, वैसे लिखने के लिए तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखते हैं। एनीवन हैव आंसर? किसी के पास है यार? हाँ ना कुछ तो बोलो। 4 आदमी बचे हैं गिन के, ज्वाइन हुए थे कितने, 7-8 ज्वाइन हुए थे, 4 बचे हैं। नहीं पता है, ठीक है। अरे रिस्पांस दो यार फटाफट, माइक खोलो बोलो, ऐसे सो करके थोड़ी क्लास होती है। या तो फिर आगे से क्लास ही नहीं रखूंगा मैं, जब इतने कम बच्चे आएंगे तो फिर क्या ही फायदा। सर आपने क्या पूछा था, एक बार बता दीजिए। मैंने पूछा, क्या पूछा था, अब मुझे याद दिला दो यार। हमेशा फाइल का जो पहला नाम होता है HTML का, वो index.html ही क्यों रखते हैं? सर वो पहचान के लिए रखते हैं कि HTML की फाइल है स्टार्टिंग में। इंडेक्स ही क्यों लिखते हैं? बाकी भी नाम लिख सकते थे, और मैक्सिमम हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं जनरली, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम index.html ही रखते हैं, क्यों? सर ये याद नहीं आ रहा क्यों रखते हैं। किसी के पास आंसर? अमन मौर्य, कृष्णा अग्रवाल तो बोल दिया नो, साहिन खातून नो। ठीक है मैं बता देता हूँ एक चीज, जब भी आप वेबसाइट को जब होस्ट करते हो ना, जब भी आप डिप्लॉय करते हो वेबसाइट को, तो जो सर्वर होता है ना, उसको एक ही चीज समझ में आती है, इसमें ढूंढो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कहाँ है। इसको बोलते हैं रूट फाइल। अगर आप किसी की भी वेबसाइट को खोलो, मान लो मैं जिस स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ, डिलीवरी गुरु .net, ये जो फाइल खुली ना, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही खुली, ठीक है? तो हमेशा जो रूट फाइल होती है वो हमेशा स्टार्टिंग वाला ही, तो उसको इसीलिए हम रूट फाइल को समझने के लिए हम क्या नाम रखते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, क्योंकि सर्वर को यही चीज़ समझ आती है। इसके बाद हम एच टी एम एल के टेम्पलेट लगाने के लिए एकदम शिफ्ट दबाएंगे, 1 दबाएंगे, एंटर करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। इसमें है क्या क्या चीज़, इसमें जो भी बना बनाया एच टी एम एल का ये रूट होता है, एच टी एम एल स्टार्ट, एच टी एम एल फिर यहाँ पे एंड होता है। एच टी एम एल के अंदर देखो, जैसे कि एक शरीर होता है, एक इंसानी शरीर, कहाँ गया, एक इंसानी शरीर होता है, मान लो कहाँ, पेन, है एक इंसानी शरीर, इसके ऊपर क्या होता है, ये हेड, नीचे क्या होती है, बॉडी। सेम इसी तरह एच टी एम एल में भी है। कैसे है एच टी एम एल में, ये पहले इसको बंद करने दो यार। ये देखो हेड है, हेड यहाँ स्टार्ट हुआ, हेड के अंदर ये सारी चीज़ें आई, मेटा, ये दोनों चीज़ अभी आपको छोड़ देनी है, ये आपको समझ में अभी नहीं आएगी, या तो आप इसको डिलीट कर सकते हो या रखना है तो रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइटल, टाइटल देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब वेबसाइट खोलो और यहाँ वेबसाइट ओपन नहीं है क्या, इसको करो ओपन विथ लाइव सर्वर। ये अगर आप में ऑप्शन नहीं आता, आप कुछ नहीं करो, आप जाओ एक्सटेंशन पे, यहाँ लिखो लाइव सर्वर। लाइव सर्वर पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, मेरे में इंस्टॉल है ऑलरेडी इसीलिए नहीं दिख रहा है, अनइंस्टॉल का दिख रहा है, इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, कर दो, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आओ यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट हमारी ओपन होगी।
यहाँ देखो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, अगर मैं चेंज किया, क्या चेंज किया, माय फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी, माय फर्स्ट वेबसाइट। हुआ, हाँ या ना? ये VS कोड बंद कर देते हैं, HTML इंट्रोडक्शन, हाँ या ना? यस सर। Yes. ये होती है हेड। बॉडी में क्या होती है, बॉडी में कुछ भी लिखेंगे, मान लो अगर मैं अभी पढ़ाऊंगा टैग क्या होता है ये सब, तब तक लोडे 500, बॉडी पे मान ले इतना हमने टेक्स्ट लिखा, ठीक है, और जब मैं इसको देखूंगा तो ये बॉडी में लिखा हुआ कहाँ पे आया, इस पार्ट में, हाँ या ना? और यहाँ पे ऊपर में क्या आया था, हेड, हेड के अंदर जो भी लिखा वो यहाँ आया, बॉडी के अंदर जो भी लिखा वो यहाँ आया। समझ में आया हेड और बॉडी? Yes. 2 मिनट वेट, थोड़ा पानी पी लूँ मैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग। नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं? नो सर। ओके, ठीक है। इसके बाद ये हो गया एक हमारा HTML का पेज जिसका मैंने हमें ओवरव्यू दे दिया। इसके बाद होता है टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। अब ये क्या होता है, हम पहले इसको डिलीट करते हैं, Ctrl+Z। टैग क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये टाइटल दिख रहा है, तो ये जो लिखा हुआ है टाइटल, ये क्या है, एक ओपनिंग टैग, और ये जो लिखा हुआ है टाइटल, ये क्या है, क्लोजिंग टैग। अगर इसको मैं आपको डायग्राम में कहाँ दिखा सकता हूँ, इस पे ले गया टेक्स्ट, Ctrl+V, पेन, इसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग टैग। इसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग टैग। इसके अंदर के पार्ट को क्या बोलते हैं, कंटेंट। क्या बोलते हैं, कंटेंट। अच्छा, अब बोला गया एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, तो यहां देखो जैसे HTML लिखने के बाद इसको ब्रैकेट बंद करने के बजाय यहां एक चीज लिखा गया, LANG, हाँ या ना? तो यहां जो LANG लिखा गया है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एट्रीब्यूट। समझ में आई बात? Yes. यस सर। पक्का? कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं। No, sir. पक्का? ठीक है। यहाँ एक चीज और लिखी थी, टैग वर्सेस एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होता है, जैसे कि हमने टैग पढ़ा, एलिमेंट पढ़ा, हम पूरा जा करके देख लेते हैं। टैग वर्सेस एलिमेंट HTML, जैसे हमने सर्च किया ये डिफरेंस आया। इसका नहीं खोलता हूँ मैं, नहीं तो दिन रात ऐड चलवाएगा ये। जैसे मैंने बताया ये ओपनिंग टैग होता है, ये क्लोजिंग टैग होता है, बीच में कंटेंट होता है, और ये पूरा कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। समझ में आई बात? याद रहेगा? हाँ ना, कुछ तो बोल भाई। Yes. तो ये चीज होती है पूरा का पूरा एलिमेंट। ये होता है ओपनिंग टैग जिसमें 2 ब्रैकेट केवल लगते हैं, जिसमें एक स्लैश लग जाता है, वो होता है क्लोजिंग टैग। जब हम
ओपनिंग टैग, और इसमें तो कुछ लिखना है, VS कोड में तो कुछ नहीं लिखना। VS कोड में जैसे ही P लिखो और एंटर दबाओ तो ओपनिंग या क्लोजिंग खुद लिख देता है ये, तो ज़्यादा मत्थापच्ची करने का ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो पैराग्राफ में तुमको नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखूं, तो कुछ मत करो, LOREM लिखो। मान लो 50 वर्ड लिखने का मन है तो 50 दबाओ, एंटर दबाओ, देख लो 50 ऑटोमेटिक लिख के आ गया। समझ में आई बात? कुछ नया सीखने को यस मिला? सर। थोड़ा फास्ट यस फॉरवर्ड सर। होगा क्योंकि पूरा जनरल क्लास जो होता है तो मैं केवल टैग एट्रीब्यूट्स 1.5 घंटे में बताता हूँ, ठीक है। लेकिन ये एक ही बार में सब कुछ बताना है तो थोड़ा फास्ट होगा, तो आप लोग भी थोड़ा अलर्ट रहिए। अगर कोई चीज़ आपको नोट डाउन करनी है तो नोट कॉपी रखिए। वैसे इस वीडियो का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, वो मेनली ग्रुप सब में मैं शेयर कर ही देता हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हो बाद में रिवीजन के लिए, ठीक है। अच्छा, टैग एट्रीब्यूट्स बता दिया, एलिमेंट्स बता दिया। अब हेडर्स के बारे में जब बात करें उससे पहले हम एक दो टैग के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि ये P टैग होता है, ये P टैग क्या चीज़ करने के लिए होता है? हम पैराग्राफ जो भी लिखते हैं उसको के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? P टैग। अगर हम इसको अगर ओपन विथ लाइव सर्वर करें, मैं फर्स्ट पे यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये देखो आपने ये P टैग देखा लिखा हुआ है, ठीक। एक चीज़ और देखना, एक होता है H1 टैग। अब ये क्या करता है? ये मेन हेडिंग के लिए यूज होता है। अब जैसे देखो, दिस इज हेडिंग 1 है। अब करो ओपन विथ लाइव सर्वर, ओपन सर्वर तो ऑन ही था तो बार बार सर्वर ऑन क्यों करे। ये आया दिस इज हेडिंग 1, तो आप बोलोगे क्या हमें बड़ा टेक्स्ट लिखना है तो हम क्या H1 में डाल देंगे? तो नहीं, हम इस टेक्स्ट को भी बड़ा कर सकते हैं, वो CSS से करते हैं, ठीक है। तो अगर हमको बड़ा लिखना है तो इसका मतलब हेडिंग में नहीं डाल देंगे। किसी भी वेबसाइट का हेडिंग 1 केवल एक या दो, मुश्किल से एक होती है, दो भी नहीं होती, एक। इसके बाद होती है हेडिंग 2 जिसको बोलते हैं सब हेडिंग। सब हेडिंग कितने हो सकती है? एक से ज़्यादा, ठीक है। अगर हम इसी लाइन को डुप्लीकेट करना चाहें तो कंट्रोल D दबाते हैं तो डुप्लीकेट हो जाती है। मान लो मेरा कर्सर यहाँ है और ये कर्सर मैं यहाँ भी चाहता हूँ और ये कर्सर यहाँ भी चाहता हूँ, अरे सॉरी यहाँ नहीं चाहता हूँ, फिर इसके पीछे चाहता हूँ ना। और एक बार क्लिक किया और यहाँ 2 किया तो सारे जगह क्या हो गए? 2, हेडिंग 2 दिख गया। ये सब कुछ ट्रिक्स हैं VS कोड के जो आप सीख सकते हैं। कंट्रोल D दबाया, कंट्रोल हो गया। यहाँ पे लिखो अल्ट दबाओ, यहाँ क्लिक करो अल्ट दबा के, यहाँ क्लिक करो अल्ट दबा के, और इसके बाद सीधे करो H3। पहले H6 तक होता है, H6 से छोटा नहीं होता है, लेकिन हम मेनली H1 H2 H3 ही यूज करते हैं। अब मैं कर लेता हूँ सब कुछ 4। ये VS कोड का पता था? ये ट्रिक किसी को पता था तो बताओ। सॉरी यहाँ नहीं सेलेक्ट करना तो दोबारा अब आप अपना वेब पेज देखिए। ये हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है, हेडिंग 4 है, हेडिंग 5 है, हेडिंग 6 है। मेनली हम हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 देखते हैं, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ पैराग्राफ में लिखना हो तो P टैग से लिखते हैं। पैराग्राफ अगर हम एक और पैराग्राफ लिखना चाहें तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल D दबाएंगे तो एक और पैराग्राफ लिख जाएगा। पैराग्राफ लिखने का या लाइन लिखने का और भी एक तरीका है जिसको बोलते हैं स्पैन टैग। किसी को पता था? ये तो पता होना चाहिए था, किसी ने HTML पढ़ लिया तो। स्पैन टैग ये देखें, स्पैन टैग एक और लिखते हैं, फिर लिखते हैं रोलोडेम 50, ठीक है। अब देखिए 2 P टैग था तो ये क्लियरली दिख रहा है ये दोनों अलग अलग पैराग्राफ है, लेकिन स्पैन टैग में क्या होता है? ये जहाँ पे ख़त्म करता है उसके आगे वहीं से स्टार्ट कर देता है अगर आपने दूसरा स्पैन टैग लगाया फिर भी, इसलिए बोलते हैं इसको इनलाइन एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। याद रहेगी चीज़ें? थोड़ा मैं यस जानता हूँ, सर। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे ख़त्म भी करनी है, और एक दिन के अंदर ही पूरा HTML पढ़ा देना तो फिर थोड़ा फास्ट तो करना ही पड़ेगा भाई।
जिसको थोड़ा स्लो चाहिए, यूट्यूब पे वीडियो जाएगी, उसको थोड़ा स्लो डाउन करके आप देख सकते हो, आप रोक रोक के भी देख सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आप अगर एक बार मेरे को सुना हो गया और अभी कोई डाउट आता तो आप पूछ सकते हो, तो मैं बता दूंगा। और यूट्यूब पे देखने के बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं जनरली रिप्लाई कर ही दूंगा, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर है ही, आप मैसेज कर देना। अब बात करते हैं हेडर्स की। अभी हमने देखा था ये हेडर्स है, इसमें बहुत सारे टैग्स थे, हम इस सब के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। बहुत सारे तो नहीं है, मेटा टैग है, मेटा टैग तो हम जनरली एसईयू के लिए यूज करते हैं, बस अभी इतना ही समझिए। और बाकी अरे यार कितना चीज़ खुला हुआ है, रुक। एक होता है टाइटल, टाइटल का तो हमने देख लिया था, टाइटल देख लिया था। इसके बाद जो बेस है, बेस का मैंने तो अभी तक नहीं यूज किया है, बेस का यूज ही नहीं करते। लिंक, लिंक करने के लिए जैसे कि मान लीजिए हमने एक स्टाइल CSS का फाइल बनाया। अब जिसको CSS नहीं पता कोई बात नहीं, मैं CSS लिख नहीं रहा हूँ, मैं बस फाइल बना रहा हूँ। तो फाइल बनाने के लिए जैसे .html बनाते हैं, इसलिए .css करते हैं, ठीक है। कुछ भी फाइल का नाम लिख सकते हैं। आप ऐसे करोगे LINK, लिंक तो यहाँ दिख रहा है जो CSS बोला है, जैसे लिंक CSS पे क्लिक करोगे आपका style.css ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाता है। तो ये जो लिंक करने का मतलब, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करने के लिए हम इस लिंक टैग का यूज करते हैं। समझ में आया लिंक टैग क्यों यूज करते हैं? यस। अच्छा, मान लीजिए हमको लिंक टैग तो यूज किए, CSS मन हुआ मेरे को इसी फाइल के अंदर लिखना है, मतलब HTML के अंदर ही CSS लिखना है। तो हम क्या करेंगे, स्टाइल टैग लेंगे, उसको ओपन क्लोज करेंगे और इस बीच में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको पैराग्राफ को क्या करना है, कलर रेड कर देना है, कलर रेड। फिर मैं हटा दूंगा CSS, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है बता सकते हो CSS। तो क्या कर दिया, ये P टैग जो भी था उसको क्या कर दिया, रेड कर दिया। तो इससे हम कह सकते हैं जो ये स्टाइल काम करता है, हम स्टाइल को कहाँ लगाते हैं, हेड टैग के अंदर। अच्छा कोई एक बात बताओ, जब भी अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट करी है थोड़ा सा भी? नो। आदर्श, अमन, शाहीन, किसी ने भी? नहीं करी है, कोई बात नहीं। अगर आप करोगे ना तो आपको पता चलेगा जावास्क्रिप्ट का कोड नीचे, जावास्क्रिप्ट को जो लिंक करते हैं वो नीचे करते हैं। मैं वही क्वेश्चन पूछने वाला था कि नीचे ही क्यों करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अगर अभी आपने नहीं करा है तो आप ये चीज़ क्वेश्चन रखिएगा, जब भी कोई आपको पढ़ाए तो आप क्वेश्चन कीजिएगा कि जावास्क्रिप्ट को लिंक नीचे ही क्यों करते हैं, ऊपर ऊपर जब स्टाइल शीट को ऊपर लिंक करते हैं तो जावास्क्रिप्ट को नीचे क्यों, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग होता है, स्क्रिप्ट टैग मान लीजिए आपको आइकन ऐड करना हो या फिर जावास्क्रिप्ट का कोई फाइल या ऐड करना हो, तो हम किससे ऐड करते हैं, स्क्रिप्ट टैग से, याद रहेगा। यस सर। मेटा टैग, यहाँ पे मैंने मेटा टैग देखा था, कहाँ, ये ऊपर में ही। ये मेटा टैग क्या करता है, हमको एसईओ के लिए हेल्प करता है। और बहुत सारे इसमें आते हैं, कंटेंट, डिवाइस, विड्थ, ये सब आप धीरे धीरे जब आगे और पढ़ोगे, प्रोग्रामिंग में और आगे बढ़ोगे, वेब डेवलपमेंट में आगे बढ़ोगे, तब आपको ये सब का चीज़ यूज पता चलेगा। अभी एज अ बिगिनर आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको चुल मचे कि जो मेरे को पढ़ना है, तो जस्ट गूगल, मतलब एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर आप जितना अच्छा जो चीज़ गूगल कर सकते हैं ना, आप उतने अच्छे प्रोग्रामर हैं, ठीक है। इसके बाद बेसिक फॉर्मेटिंग है, जैसे कि HTML बेसिक फॉर्मेटिंग, HTML फॉर्मेटिंग, कलर कोडिंग। कलर कोडिंग तो अब नहीं करते HTML से। अब जो भी स्टाइल का जो भी काम होता है वो किसका काम होता है, CSS का होता है। और HTML फॉर्मेटिंग में यही हम आपको बताने वाले थे, तो ये P टैग, H1, H2 ये सब जो होती है, ये फॉर्मेटिंग की होती है, टेक्स्ट की होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये यस। इंपॉर्टेंट है, ये div टैग, ठीक है। स्पैन टैग मैंने बता दिया है, div टैग। अब होता क्या है div टैग, मान लीजिए जब हम जब प्रोजेक्ट कर रहे थे, या पिछले प्रोजेक्ट में अगर किसी ने ध्यान से देखा था, तो मैं बार बार div बना रहा था, ठीक है, बना रहा था, हाँ या ना। अब होता यस क्या है सर। डिव बनाने से, कि होता क्या है, मान लीजिए
आपके घर में दाल रखी हुई है, मम्मी ने किचन में दाल रखी है। एक डब्बा होगा, बड़ा सा डब्बा होगा जिसमें दो चार छोटे छोटे डब्बे होंगे, किसी में मूंग की दाल, किसी में अरहर की दाल, और भी जो भी तरह के दाल होते हैं, चने छोले रखे होंगे, हाँ या ना? ऐसा तो हो नहीं, यस सर। ऐसा तो हुआ नहीं होगा सबको एक दूसरे में मिक्स करके एक ही में घोल दिया गया हो। नो सर। तो इसी चीज को हम सेपरेट चीजों को करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, उसी को क्या नाम देते हैं, डिव। ठीक है, इसीलिए डिव का यूज करते हैं। अब किसी को नहीं समझ में आएगा डिव का यूज, तो ये चीज देखिए, ये डिव बना हुआ है ना, इसको एक क्लास दे देते हैं। अब क्लास नाम का एक एट्रीब्यूट्स होता है कि मान लीजिए जैसे कि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं तो आपका नाम दिया गया ना, जब क्लास 5 बोल रहा हूँ यार, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट सब, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सबको क्लास 5 में पढ़वा रहा हूँ। मान लो जब आप स्कूल में थे तो किसी का नाम दिया था ना 5A, जब आप क्लास 5 में होंगे तो किसी का नाम होगा क्लास 5A या सेक्शन A, हाँ, या कुछ भी नाम, यहाँ कुछ भी नाम डाल सकते हो। नाम कोशिश कीजिएगा उसी हिसाब से पता चल जाता है कोई प्रोग्रामर बिगिनर है कि एडवांस लेवल पे, उस वो नाम कैसे देता है। नाम जाना पहचाना होना चाहिए, जिसमें इसको हम नाम क्या दे सकते हैं, हेडिंग बॉक्स, क्योंकि इसमें सब सारा क्या है, हेडिंग है। अब देखिए इसका कमाल क्या होता है, जैसे ही डॉट हेडिंग बॉक्स हमने सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया जाता है इस तरह से, डॉट लगा करके किसी क्लास को सेलेक्ट किया जाता है। इसमें क्या किया मैंने, कलर क्या क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। जैसे ही मैंने इसका कलर ब्लू किया तो क्या होगा, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, मतलब इसके जितने टेक्स्ट थे सारे के सारे के कलर क्या हो गए, ब्लू हो गए। वैसे अगर मैंने डिव नहीं लगाया होता तो हम कैसे इसको सेलेक्ट करते पता है, अगर मान लो डिव हटा देते हैं हम, हेडिंग बॉक्स नहीं है, अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं H1, फिर इसी में लगाना पड़ता है H2, तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और इस बॉक्स को बनाने के लिए इसीलिए हम क्या प्रीफर करते हैं, जैसे कि इसमें कॉमा डाल के भी बदल सकते हैं या अलग अलग करके भी बना सकते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, सॉरी, इसका क्या कर दो कलर, पहले दिखा देता हूँ बिना कुछ कलर डाले आपको इसका कलर कैसा दिख रहा होगा, ब्लैक। अब ब्लू, ब्लू नहीं ग्रीन कर देता हूँ। कैसा हो गया कलर, ग्रीन हो गया। हो तो इससे भी क्या, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि हम बार बार, तो इसीलिए हम डिव का बनाते हैं, ये CSS लिखने में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, तो आप डिव कंटेनर के बारे में और भी ज़्यादा चाहें तो आप सीधे गूगल कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आप बोलिएगा तो मैं ये पूरा सिलेबस आपको भेज दूंगा। ठीक है, यस सर, भेज देना। ओके। इसके बाद सिमेंटिक एलिमेंट्स। ठीक है, अब सिमेंटिक एलिमेंट्स का काम क्या होता है, मान लीजिए आपके शरीर में हर पार्ट का एक नाम दिया गया है, हाँ या ना? यस। किसी का बायां हाथ, किसी का बायां पैर, बायां दायां, इस तरह से नाम दिया गया है। एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो होता है, यहाँ देखिए एक डायग्राम मिल जाएगा, मैं उसी से सारा सिंथेटिक टैग बस यही चाहिए था मेरे को। इसमें डिफरेंस करके दिया, हाँ, इससे दोनों चीज पता चल जाएगी। ये दिख रहा है, आप HTML4 भूल जाओ, अब HTML5 यूज होता है, तो आप केवल 5 को देखो। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये हेडर लगाया हमने, इसका मतलब क्या है, ये हेडर कहाँ आना चाहिए, यहाँ। बोलोगे भैया क्या हेडर लगाने से कुछ फ़ायदा हो जाता है?
अगर मान लीजिए मैंने कुछ लिखा स्पैन टैग लगा करके, होम, फिर लिखा अबाउट, कॉन्टैक्ट, मान लो लिखा, ये दिख तो ऐसे ही रहा है, हाँ या ना? अच्छा, इसमें मैंने अगर हमने किया क्या, हमने अभी देखा हेडर टैग, ठीक है, इस हेडर के अंदर ही मैंने रैप अप कर दिया किसको, इसको, ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब मैं गया, दिख तो फिर भी वैसे ही रहा है, हाँ या ना? ये जो हेडर था ऊपर में जो लिखा हुआ है दिख रहा है, ये होम अबाउट कॉन्टैक्ट, ये पहले जैसे दिख रहा था यहाँ ऊपर, ये वैसे ही दिख रहा है, हाँ या ना? Yes. तो क्या होता है इस ये सिमेंटिक टैग लगाने से क्या फायदा होता है? सिमेंटिक टैग हमें हेल्प करता है किस चीज में? वेबसाइट को एसईओ कराने में। मतलब जो गूगल सर्च इंजन है वो उसको पता चल जाता है अगर हमने हेडर टैग लगाया तो ये हेडर का पार्ट है, ठीक है, तो उस हिसाब से गूगल हमको एसईओ करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर नैप बार है तो गूगल को पता चलता है ये साइट क्या है, नैप बार है। ये मेन टैग है जिसमें एक आर्टिकल है, दूसरा आर्टिकल है, तीसरा आर्टिकल है, नीचे में क्या है, फूटर है, हाँ या ना? जैसे कि हम डिप बना बना करके हेडर देते, डिप बना के फूटर डालते, हम डायरेक्ट हेडर डायरेक्ट फूटर यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट नैव यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी में कुछ सिमेंटिक टैग आते हैं, जैसे कि आर्टिकल आता है, असाइड आता है, डिटेल्स आता है, फिगर आता है, फूटर आता है, हेडर आता है, मेन आता है। सबसे ज़्यादा यूज इसमें होता है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला चीज़ है इसमें फूटर, हेडर, मेन, नैव, सेक्शन, ये सारा चीज़ सबसे ज़्यादा सिमेंटिक टैग यूज होने वाला चीज़ है। और भी सिमेंटिक टैग को डिटेल में देखने के लिए आप क्या कीजिएगा, जाइए सिमेंटिक टैग HTML, आपने लिखा, आपको तो सबसे पहले इसी मतलब हेडर, नैव, सेक्शन, आर्टिकल, फूटर, एसेट, इसी से आप डायग्राम से आप समझ सकते हो। अगर नहीं आपको और भी डिटेल पढ़ना हो तो बहुत सारी इसमें वेबसाइट है, आप किसी की वेबसाइट पे जैसे W3 स्कूल्स का सबसे इजी रहता है, तब जाकर के इसमें पढ़ सकते हो। आर्टिकल, एसेट, डिटेल, फिगर, कैप्शन होता है, फिगर होता है, और भी चीज़, नया नया चीज़ आपको हमेशा सीखने को मिलेगा। और एक चीज़, कभी भी HTML को पूरा सीखने का ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि इतने सारे 5000 से ज़्यादा टैग्स और एट्रीब्यूट्स हैं, तो याद रहने वाला है नहीं। तो याद करने का ना ट्राई कीजिए ना कुछ, क्या कीजिए, एक बार बस प्रैक्टिस में ले आइए कुछ कुछ चीज़ों को, और उसी पे सारा काम हो जाता है। अगर आपको कुछ नया चीज़ कभी भी ज़रूरत पड़ती है, आप सिंपली गूगल का यूज कीजिए, ठीक है। प्रोग्रामिंग में गूगल का यूज करना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। जो गूगल को जिसको यूज करना आता है वही एक्चुअल काम कर रहा है, याद होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो गूगल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज में लाइए, स्कूल कॉलेज के जैसे मत पढ़िए कि इसको पूरा याद कर लेना है तभी हमको आता है, अगर याद नहीं है। हमको तो 95% ना कोई टैग्स याद होते हैं ना कुछ भी, मैं तो कुछ भी याद नहीं रखता, क्योंकि जब मैं काम करने बैठूंगा तब मैं डेफिनेटली बात है मैं गूगल का यूज करूंगा, और जो भी चीज़ तो याद करके कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, ये हो गया सिमेंटिक टैग। अब आते हैं मेन मुद्दा HTML लिस्ट पे। अब क्या होता है, हम इस सब चीज़ को कमेंट आउट कर देते हैं। वैसे आपको क्या होगा, ये कोड मैं भेज दूंगा ग्रुप पे, कमेंट आउट कर देता हूँ तब तक के लिए। किस पे आए थे, लिस्ट पे। अब लिस्ट दो तरीका के होता है। लिस्ट क्या दो तरीका का होता है, मान लीजिए मम्मी ने आपको बोला कि राशन की दुकान से सामान लेके आ, तब लिस्ट बनाते हो, पहला क्या लाना है, चावल, राइस, लिखा ही नहीं जा रहा। फिर दूसरा क्या लाना है, दाल, तीसरा क्या लाना है,
मीट मसाला, इस तरह से लिस्ट बनाते हो, हाँ या ना? यस। अच्छा, एक लिस्ट और तरीका से बनाता है, इसको बोलते हैं हम ऑर्डर लिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑर्डर लिस्ट। और एक होता है दूसरा, क्या होता है? अनऑर्डर लिस्ट। एज फॉर एग्जाम्पल, अरे यार माउस से लिखना बड़ी मुश्किल काम है। अनऑर्डर लिस्ट में जैसे कि गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है, जो भी गिफ्ट देते हैं आप लोग, मूवी देखने जाना है, क्या बोलते हैं उसको, स्टारबक्स जाना है, ये सब किस चीज में आ गया? अनऑर्डर लिस्ट में। अनऑर्डर लिस्ट में मतलब यहां पे कोई नंबर नहीं है फिक्स, ठीक है? यहां पे क्या है? एक काउंटिंग नंबर है। तो यही अंतर होता है ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट में। करके दिखाते हैं। अगर हमने ऑर्डर लिस्ट बनाया, OL, सीधे क्या लिखेंगे? OL, तो ये ऑर्डर लिस्ट बन जाएगा। उसमें अब कौन कौन सा लिस्ट आइटम डालना है? LI का मतलब लिस्ट आइटम। पहला हमको राइस लाना था, दूसरा दाल लाना था, तीसरा मीट मसाला लाना था। इसमें हेडिंग डाल देते हैं। अगर मैं हेडिंग की बात करूं तो अगर मैंने H1 डाल दिया, मम्मी ने बोला, ठीक। दूसरा, यहाँ हेडिंग 1 की जगह हेडिंग 2 यूज कर सकते हैं आपने। इसके बाद हेडिंग 2 न्यू ईयर सर प्लान। हाँ, सर आप पोर्टफोलियो कंटिन्यू नहीं कराओगे? पोर्टफोलियो कंटिन्यू करा देता भाई, लेकिन दिक्कत ये आ रही है ना कि बाकी लोग को HTML CSS नहीं आती है। पोर्टफोलियो कंटिन्यू मैं खुद चाहता था पोर्टफोलियो कंटिन्यू हो, ज़्यादातर मैसेज यही आए कि HTML CSS करवा दो। कौन कौन चाहता है अभी पोर्टफोलियो कंटिन्यू करवा दूँ? मेरे पास 1 घंटा टाइम है अभी, अब पोर्टफोलियो कंप्लीट हो जाएगा। आदर्श, ओके, और कृष्णा, ठीक, अमन, ठीक है, मैं पोर्टफोलियो कंटिन्यू करवा देता हूँ। थोड़ा सा ये बता दूँ, कंप्लीट कर दूँ ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट? यस सर। हाँ, ठीक है। अब न्यू ईयर का प्लान जैसे कि मैंने बताया, तो इसमें क्या होता है? UL लगाते हैं। UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट। इसी में पहला लिस्ट आइटम क्या आता है? पहला लिस्ट आइटम आता है आपका जैसे कि क्या था, GF को गिफ्ट देना था। अब जिसकी गर्लफ्रेंड होगी वो तो देगा, जिसको नहीं होगी वो क्या करेगा? वो तो अकेले घूमेगा, तो मूवी देखने जाएगा। गर्लफ्रेंड होगी वो क्या करेगा? कहाँ गया? अरे यार ये ऐसे कैसे हो रहा है? हाँ, स्टारबक्स जाएगा, ठीक है। इस तरह का जो लिस्ट बनाते हैं ना हम, ये बस मजाक के लिए था, कोई सीरियसली नहीं लीजिएगा। अब बोलिएगा ये ग्रीन क्यों आ गया? तो एक चीज देखिए, हमने एक CSS लिख दिया था, अगर हमने इस CSS को यहाँ से हटा दे, ये भी हट जाएगा, हाँ या ना? अच्छा, अब HTML में क्या रह गया है? इमेज और हाइपरलिंक टेबल। ये हम अगले जो सेशन होगा उसमें हम HTML में कंप्लीट करवा देंगे, अगले सेशन। तो अब जो बातचीत होगी, अब केवल वो जो पोर्टफोलियो बन रहा था, मैं उसी पोर्टफोलियो को आगे कंटिन्यू करता हूँ।
2-3 मिनट का मैं ब्रेक ले लेता हूँ, इसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। कोई दिक्कत? जो पोर्टफोलियो वाले हैं वो रुक सकते हैं, और जो केवल HTML पढ़ने आए थे वो आप जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखना चाहें तो फिर भी आप देखिए, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, जिसको हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया HTML या नहीं आती है, आप एक काम कर सकते हो, यही वीडियो सेम यूट्यूब पे जाएगी, आप वहाँ से भी देख लेना। ठीक है, तो मैं 2 मिनट बाद फिर से पोर्टफोलियो जहाँ पे मैंने छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करता हूँ।